बेसिकली तो प्री अरेस्ट बेल खारिज इस बुनियाद पे की जाती है कि आया पुलिस को जो है मुलजिम या मुलजमा का जो जिस्म वो तफ्तीश के लिए मतलूब हो या कोई रिकवरी जो है वो पुलिस ने करनी है। पुलिस केस का सिरे से चश्मदीद गवाह मौजूद है कि पुलिस का काम ये है कि उसने हकाइक पर मबनी तफ्तीश करनी है, ना कि किसी के दबाव में आकर किसी के प्रेशर में आकर। तो अनीला एक खातून है, छोटे से बच्चे की माँ है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इस वकूए से इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वो वही ना वो उसको सज़ा के तौर पे गिरफ्तार करना है ना, और सज़ा तो हमेशा ट्रायल कंक्लूड होने के बाद दी जाएगी। उन्होंने अपने कानून के हिसाब से उस केस का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो तफ्तीशी की जो ओपिनियन थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फैसला किया। जब फ़ायदा जो है वो इंशाअल्लाह ताला नीला को मिलेगा, क्योंकि ये क्या सराई की बुनियाद पे एक फ़ैसला है, ना कि हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसला है। चश्मदीद गवाह ने देखिए, अगर मामू ने कत्ल करते हुए देखा था तो वो उसी दिन उसने 15 पे कॉल क्यों नहीं की? कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मौजूद नहीं है कि जो नाजायज़ मरासम साबित कर सके। कानूनी तौर पे अगर मुल्ज़म इंकशाफ करता है या वो एक मुल्ज़म दूसरे को इन्वॉल्व करता है, उसकी भी लीगल अथेंटिसिटी कोई नहीं है। एक घर का वकूआ, एक छोटे से घर का वकूआ है, और इसमें ये इतने दिन खामोशी इख्तियार करना और इतने 40 दिन बाद FIR का लॉज होना, देखिए ज़मानत लेना या ज़मानत खारिज करना वो एक अदालत का जो है वो बुनियादी वो नाजायज़ ताल्लुकात थे या नहीं थे, ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक शामिल मिसल का हिस्सा नहीं बनी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज बात करेंगे गुज़िश्ता 4 माह से सोशल मीडिया पर टॉप पर रहने वाले अनीस बीबी मर्डर केस के बारे में। अनीस बीबी की मुलज़मा अनीला जो है अदालत में पेश होती है और उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है, ज़मानत डिसमिस हो जाती है। डिसमिस क्यों होती है, केस में क्या नुकाइश थे, और उस पर सबसे बड़ा और जो घिनौना इल्ज़ाम है वो है नाजायज़ रिलेशन का, कि मुलज़मा के दोनों लड़कों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। इस पर बात करते हैं मरूफ कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट राव तारिक महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम साहब। राव साहब, ऐसी उसमें क्या चीज़ें थी? बड़ी होपफुल फैमिली थी कि उसकी ज़मानत हो गई, तो फिर अचानक से ये सब मामला। देखिए, ज़मानत लेना या ज़मानत खारिज करना वो एक अदालत का जो है वो बुनियादी राइट है, और अदालत ने ही जुडिशल माइंड अप्लाई करके उसकी ज़मानत या मंजूर करनी थी या खारिज करनी थी, और वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है अदालत की। और प्री अरेस्ट बेल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि दिया जाता है। बेसिकली तो प्री अरेस्ट बेल खारिज इस बुनियाद पे की जाती है कि आया पुलिस को जो है मुलजिम या मुलजमा का जो जिस्म वो तफ्तीश के लिए मतलूब हो या कोई रिकवरी जो है वो पुलिस ने करनी हो। अब इस केस की जो सारे का सारी कहानी है, 40 दिन का डिले था इस केस में और FIR में, और इसमें जो मुलजमा है बेसिकली अनीला से किसी भी तरह की कोई रिकवरी जो है वो तफ्तीशी ने नहीं करनी, पुलिस ने नहीं करनी। ठीक है। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने थोड़ा सा इस केस के अंदर फैसला करते हुए अपना जो जुडिशल माइंड इस वजह से भी अप्लाई नहीं किया कि उन्होंने अपने कानून के हिसाब से उस केस का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो तफ्तीशी की जो ओपिनियन थी उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फैसला किया। जबकि इस पे सुपीरियर कोर्ट्स की, हायर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की इपिक्सी डिक्सिट एक टर्म है, उसके तहत के जो पुलिस की जो ओपिनियन है अदालत उसके लिए बाउंड नहीं है। तो अदालत ने फैसला करना है अपने जो है वो जो जुडिशल माइंड है उसके हिसाब से और कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनीला एक खातून है, छोटे से बच्चे की माँ है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका इस वकूए से इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही उससे कोई चीज़ रिकवरी होनी थी। तो अदालत ने हट के ये फैसला किया है, और उम्मीद है कि हायर कोर्ट में जो इसकी प्री अरेस्ट बेल इसने फ़ाइल कर दी है, और इंशाल्लाह ताला कानूनी तौर पे इसकी बेल वहाँ से उम्मीद है कि कन्फर्म होगी। आपने जजमेंट देखी है इस पर अदालत की, वो क्या थी? ये जो मुलज़मा है ये तफ्तीश सामने तफ्तीश नहीं होती रही, पुलिस के बुलाने पर जाती नहीं रही, या इनके और पुलिस के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? देखिए, बात यह है कि ताल्लुकात अच्छे होना या ना होना इसमें कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर ये करता है कि पुलिस का काम ये है कि उसने हकाइक पर मबनी तफ्तीश करनी है, ना कि किसी के दबाव में आकर किसी के प्रेशर में आगे करनी है।
अब यहाँ पे जो तफ्तीशी ने तफ्तीश की है वो ज़ाहरी तौर पे कि ये सारे का सारा एक दबाव के तहत इस केस को इन्होंने तफ्तीशी ने इसकी तफ्तीश की और ऑनरेबल कोर्ट को जो फ़ैसला आया है प्री अरेस्ट बेल का, उन्होंने फ़ैसले के अंदर जितनी भी जो तफ्तीशी की अपनी तफ्तीश थी, जो उसकी ओपिनियन है उसको सामने रखते हुए उन्होंने फ़ैसला सुनाया, जबकि जो सुपीरियर कोर्ट्स की जो डायरेक्शंस हैं वो दोनों पे ही लागू होती हैं, वो मुद्दई पे भी लागू होती हैं, मुल्ज़म पे भी लागू होती है और अदालत ने भी फैसला करते हुए उसको मद्देनज़र रखना था। अब हुआ ये कि यहाँ पे अदालत खुद से डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में चले गए, टेंटेटिव असेसमेंट की हद तक देखना होता है प्री अरेस्ट बेल पे, तो यहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट ने वैसे फैसला करते हुए थोड़ी सी लीगैलिटीज़ की हैं। इसका फ़ायदा जो है वो इंशाल्लाह ताला नीला को मिलेगा, क्योंकि ये क़यास आराई की बुनियाद पे एक फ़ैसला है, ना कि हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसला है। नहीं, गुज़िश्ता हफ्ते कुछ इस तरह का मामला भी हुआ कि जो मुलज़मा अनीला है, इन्होंने तफ्तीश तब्दीली की दरख्वास्त दी, वो भी मामला चल रहे थे इनके DIG ऑफिस में, कोई आपस में कोई मामला भी पुलिस के हुए, ये उसी ज़मन में जाकर इतनी सख्त वो जो है वो ज़िमनी और मिसले मरतब दी गई। देखें, बात यह है कि मुल्ज़म या मुल्ज़मा का ये राइट होता है कि अगर उसे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन का एक झूठा फ्रिवलस गलत हक़ाइक़ पर मबनी केस उसके ख़िलाफ़ बनाया गया है या उसको इन्वॉल्व किया गया है और तफ्तीशी जो है वो उसको हक़ाइक़ पर मबनी तफ्तीश नहीं कर रहा, तो उसका राइट है कि वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है या जा सकती है। और वो अगर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन उसने दी थी, ज़ाहिरी बात है कि उसको लग रहा था कि उसका जो सच है या इस केस का जो सही मौक़िफ़ है वो तफ्तीशी जो है वो मिसल का हिस्सा नहीं बना रहा है। तो अगर तफ्तीशी ने इस मिसल में झूठ की बुनियाद पर उसने तफ्तीश की है और उसने, ज़ाहिरी बात है इसके अंदर चश्मदीद गवाह कोई मौजूद नहीं, और इसके अंदर चश्मदीद गवाह इसमें उसका एक मामू है, नहीं वो चश्मदीद गवाह नहीं। देखिए, अगर मामू ने कत्ल करते हुए देखा था तो वो उसी दिन उसने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, वकूए के अगले दिन ही FIR क्यों लॉन्च नहीं हुई। ये इतने दिन खामोशी इख्तियार करना और इतने दिन बाद ये FIR होना और ये कब्र कुशाई होना, ये सब कुछ होने के बाद ही FIR होना, तो ये कैसे इसमें चश्मदीद उसका कहना था कि मेरी बहन ने मरने से एक दिन पहले मुझे बताया था वो कि इनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात, तो हेर से एविडेंस है ना, वो तो सुनी सुनाई बात है। लेकिन नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उस नाजायज़ ताल्लुकात की कोई रिपोर्ट FIR या कोई दरख्वास्त थाने में नहीं है। देखिए, अगर किसी के भी गैर मुनासिब गैर इखलाकी नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उसके बारे में कोई ना कोई तो प्रूफ सफ़ा मिसल पे आया होगा, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कोई लव लेटर, कोई मैसेजेस, कोई वॉइस मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़ जो है, ऐसी चीज़ वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह से साबित होगा। मैं आप इल्ज़ाम लगा दूं कि आपके फ़लाँ से नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जबकि उस नाजायज़ ताल्लुकात को साबित करने के लिए ऐसी एविडेंस होना ज़रूरी है कि जो ये साबित करे कि फ़लाँ के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थी, तो उसको डिफेम करने वाली बात है। क्योंकि इस फैसले में भी लिखा गया है कि जो कत्ल की वजह बनी है वो अनीला के नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो नाजायज़ ताल्लुकात को किस तरह से साबित किया जा सके? नाजायज़ ताल्लुकात को जस्टिफाई भी तो किया जाए ना, उसको उसकी वीडियो है, कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ भी। आजकल तो इतना हर बंदे के पास मोबाइल है, CCTV कैमरे होते हैं, कोई तो सबूत हो ना कि जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है उसके तहत वो एडमिसिबल एविडेंस के तौर पे वो सामने आए और वो मिसल का हिस्सा बनी हो या वो तफ्तीशी को दी गई हो। कोई सिंगल एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्ट मौजूद नहीं है कि जो नाजायज़ मरासम साबित कर सके। ये कत्ल की जो तफ्तीश है ये पहले दिन से ही गलत सीमत में रही है। दुरुस्त सीमत में इसका तफ्तीश होना ज़रूरी था और इसमें तफ्तीश के अंदर भी खाली ये कह देना क़यास राय की बुनियाद पे कि नाजायज़ ताल्लुकात या उसको डंडा फराहम करना। देखिए, डंडा फराहम करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होना ज़रूरी है। कानूनी तौर पे अगर मुल्ज़म इंकशाफ करता है या वो एक मुल्ज़म दूसरे को इन्वॉल्व करता है, उसकी भी लीगल अथेंटिसिटी कोई नहीं है, उसके ऊपर भी वाज़ेह फैसलाजात मौजूद हैं। उसके अंदर एक मुल्ज़म का दूसरे मुल्ज़म के बारे में कह देना या उसको इन्वॉल्व करवाना, उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं है। और इस केस के अंदर अनीला के साथ बतौर ख़ातून होने के उसको माशरे में उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको मीडिया पे हाईलाइट किया गया, जबकि अनीला का जो केस है वो क्लियरली प्री अरेस्ट बेल का केस बनता है, फर्दर इंक्वायरी का केस बनता है और उसकी बेल कन्फर्म होनी चाहिए एज ए राइट। अब जो सेशन कोर्ट से उसकी बेल जो है वो डिसमिस हो जाती है, आप समझते हैं कि अब लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसको बेल दे देगा? देखिए, ये आला अदालतों या हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट
ने देखना है और उन्होंने कानून के हिसाब से देखना है। जो ये अनिला का केस है, कानूनी तरीके से अगर इसको देखा जाए, जो सुपीरियर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसके हिसाब से जो अनिला का केस है वो प्री अरेस्ट बेल का क्लियरली केस बनता है, क्योंकि इसमें कोई रिकवरी मतलूब नहीं है और तफ्तीश भी इसकी मुकम्मल हो चुकी है। जब एक वो बाद में आखिर उसको फिर गिरफ्तार ही क्यों करना है? उसके वो उसको सज़ा के तौर पे गिरफ्तार करना है ना, और सज़ा तो हमेशा ट्रायल कंक्लूड होने के बाद दी जाएगी। लिहाजा इसमें अनिला की हद तक जो इसका केस अब तक प्री अरेस्ट बेल में डिस्कस हुआ है एडिशनल सेशन जज साहब के पास, उस हिसाब से भी अनिला के जो बॉडी की फिजिकली पुलिस को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तफ्तीश ऑलरेडी मुकम्मल है। और जो चश्मदीद गवाह हैं वो है ही नहीं, कोई हैसियत नहीं उनकी। चश्मदीद गवाह है ही नहीं इस केस का। चश्मदीद गवाह वो होगा जिसने कत्ल होते देखा, जिसने नजायज ताल्लुकात के दौरान रंगे हाथों पकड़ा होगा। बिल्कुल, इस केस का सिरे से चश्मदीद गवाह मौजूद ही नहीं है। बहन ने कह दिया, ये कोई बात नहीं। ये सुनी सुनाई शहादतें हैं, वाक़याती शहादत है, और वाक़याती शहादत में भी कमज़ोर तरीन शहादतें, और ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस का केस है, और ये बेनिफिट ऑफ डाउट्स का केस है, और बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ऑलवेज गोज़ टू इन फेवर ऑफ द डिफेंस इवन एट बेल स्टेज। सर, मेरी वहाँ पर मौजूद जो दूसरा मुलज़म है उस्मान, जो नंदोई था अनिला का, मेरी उससे भी बात हुई। उसने मुझे कहा कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मेरे नजायज़ ताल्लुकात नहीं थे अनिला के साथ, और ना ही मैं मर्डर में शामिल था। देखें, बात यह है कि जो एक मुलज़म केस का है वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अगर कसम खा रहा है, इसके ऊपर जारी बात है तफ्तीशी ने देखना है कि आया कि इस वकूए के वक्त या वकूए के दौरान या वो उस जाए वकूए पर मुलजमान की वहाँ पे मौजूदगी पाई जाती थी या नहीं पाई जाती थी। एक घर का वकूआ, एक छोटे से घर का वकूआ है, और इसमें ये इतने दिन खामोशी इख्तियार करना और इतने 40 दिन बाद FIR का लॉज होना और FIR का रजिस्टर्ड होना, ये ख़ुद इस बात को साबित करता है कि इस केस के जितने मुलजमान हैं सब के सब को प्लांट किया गया है, सबको नाजायज़ तौर पे इन्वॉल्व किया गया है। उनका सिरे से इस वकूआ पे इस केस से ताल्लुक़ ही नहीं, और ये लगता है ऐसे था कि कोई एक्सीडेंटल मौत थी। उस एक्सीडेंटल मौत को अपने फ़वाइद हासिल करने के लिए उसको कत्ल की जो है वो FIR दे दी गई है, और उसको कत्ल का रंग दिया गया, और उस कत्ल के रंग के अंदर भी सारी की सारी जो बातें वो महज इल्ज़ामात हैं, वो नाजायज़ ताल्लुकात थे या नहीं थे, ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक शामिल मिसल का हिस्सा नहीं बनी, और ना ही जो है प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित कर सकी है कि ये नाजायज़ ताल्लुकात को छुपाने के लिए अनीसा का कत्ल किया गया। रौसा भाई, शुरू से इस केस को कवर कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी स्टोरीज इस पर की हैं। मैंने देखा है मुद्दई जो हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है, सबकी हमदर्दी है, क्योंकि उनकी माँ मरी है। कैसे मरी है? उनका इल्ज़ाम है कि इसको कत्ल किया गया, लेकिन उनका सारा फोकस जो है वो मुलज़मा अनिला पर है। वो अनिला को हथकड़ियों में देखना चाहते हैं, वो अनिला को गिरफ्तार होते देखना चाहते हैं। मैं ये 4 महीने अदालतों में जाता रहा, मैं देखता रहा, बड़े परेशान थे। उनके मुंह से तमाम इंटरव्यूज़ में भी आप देख लें, उनके मुंह पे ना उस्मान ना हमज़ा की बात, सिर्फ अनिला की बात थी। और जब गुज़िश्ता रोज़ उसकी ज़मानत डिसमिस होती है तो उनके चेहरे खुशी से सरशार थे, जैसे उनको उनके कातिल को सज़ा हो गई। अगर फॉल्स इम्प्लिकेट उन्होंने कर दिया और उनकी मासूमाना ख्वाहिशात हैं कि इस फॉल्स इम्प्लिकेशन की बुनियाद पर, फॉल्स फ्रिवलस बेसलेस FIR की बुनियाद पर, जो कि उन्होंने पूरी तफ्तीश में ये चीज़ साबित करनी थी, जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त में या FIR में जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो उनकी अक्लर एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी या कोऑपरेटिव एविडेंस थी, वो अगर ये सारी की सारी चीज़ें इस पैराए में उसकी तफ्तीश की गई होती कि जिससे ये साबित होता कि अनिला का जो केस है वो गिरफ्तारी वाला केस बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर और अपनी छोटी सी ख्वाहिश की खातिर उन्होंने अगर उसको बिहाइंड दी बार लेकर जाना है, तो वो अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कम से कम अपने केस को साबित तो करते ना। वो अपने केस को तो साबित ही नहीं कर सके, ना ही केस या नाजायज़ मरासम का साबित हो सका, और ना ही ये साबित हो सका कि किसी भी गवाह ने अनिला को
कत्ल करते हुए देखा हो, या अनीला ने कोई मकतूला के ऊपर कोई ऐसा वार किया हो और ऐसा संगीन वार किया हो, या उसने उसकी टांगें पकड़ी थी या हाथ पकड़े थे या बाजू पकड़े थे या गला दबाया था या डंडा मारा था या डंडा प्रोवाइड किया था, ऐसी एक भी एविडेंस पूरी की पूरी मिसल में मौजूद ही नहीं है और एक भी गवाह का बयान मौजूद ही नहीं है। और वो अपने गवाहान अपने बयानों की रोशनी में कोई ऐसी एविडेंस पेश ही नहीं कर सके कि जिससे ये साबित हो सके कि अनीला का जो केस है वो फर्दर इंक्वायरी का नहीं बनता, या वो अनीला जो है, देखिए साहब का रिकॉर्ड होल्डर भी कोई नहीं है, वो साहब का सज़ा याफ्ता भी कोई नहीं है और उससे रिकवरी भी कोई मतलूब नहीं है। तो लिहाजा ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी मासूमाना ख्वाहिश है। कानून में जो अनीला के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और ऐसे केसेस जो है सुपीरियर कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मौजूद हैं, ऐसे नज़ायर मौजूद हैं, ऐसे प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि ऐसे हालातों वाक़यात में जो भी केसेस थे जो है वो औरत को ज़मानत दी भी गई, कन्फर्म भी की गई, और इवन कि एट दी एंड औरत या वो मुल्ज़मान ऐसे केसेस से बरी भी हुए कि जिसके अंदर शकूक व शुबहात की बुनियाद पे उनको इन्वॉल्व किया गया था और सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों पे और मन घड़त बातों पे उनको इन्वॉल्व किया गया था। अनीला का केस भी जो है वो पीरियड बेल कन्फर्म होने का केस है और वो हाई कोर्ट से उम्मीद है कि उसकी बेल कन्फर्म होगी। बहुत शुक्रिया राव साहब। राव साहब का कहना था कि तब्दीली या तफसील जो है वो मुल्ज़मान का हक़ है, उसको उनको वो हक़ मिलना चाहिए। रही बात कत्ल की और चश्मदीद गवाह की, चश्मदीद गवाह इस कत्ल का कोई भी नहीं है। ना किसी ने मारते देखा, ना किसी ने देखा कि इसने डंडा दिया, इसने मारा, इसने टांगे, ऐसा कोई गवाह मौजूद नहीं है। ये एक फर्जी गवाह है और इस शहादत की कोई अहमियत नहीं है। राव साहब का कहना था कि मुल्ज़मा अनीला को जो है एक किसी की मासूम ख्वाहिश पर गिरफ़्तार नहीं करवाया जा सकता और कानून के मुताबिक ना ही उससे कोई बरामदगी ज़रूरी है, ना ही उसकी गिरफ़्तारी ज़रूरी है। उसको औरत होने के नाते एक इम्यूनिटी हासिल है और वो अब हाई कोर्ट से रुजू करेंगी तो हाई कोर्ट से उनको बेल भी मिल जाएगी। नाज़रीन आपने सारी बातें सुनी राव तारिक महमूद साहब की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।